अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश व खुर्रम होंगे। मैं हैदर अली गौहर यूनिक के प्लेटफॉर्म से आपके साथ आज गज़ल गोई पे बात करूंगा। नहम क्लास के नए सिलेबस में जो परवीन फ़ना सैयद साहिबा की गज़ल शामिल की गई है, आज का लेक्चर उस पे रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक नोट्स हमेशा की तरह तमाम किताबों से पहले मार्केट में आ चुके हैं, आप इनको ज़रूर ख़रीदें। इसके ऊपर आपको हर किस्म का बोर्ड के मुताबिक मवाद मिलेगा, जिसके अंदर मुदल्लल बहस की गई है अशार पर भी, और जो मशक़ें हैं उनके सवालात के जवाबात भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि हर शेर के लिए जो रेलिवेंट कोटेशन की ज़रूरत होती है वो भी आपको इस किताब में मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बोर्ड का जो पेपर है हमारी इस किताब यूनिक नोट से ज़रूर बनता है, और 90+ आप नंबर हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह आप इस किताब के अलावा किसी भी किताब का अगर मुताला ना करें तो ज़रूरत ना होगी। आज हम गज़ल गोई पे बात करेंगे। आप अज़ीज़ तलबा और तालिबात याद रखें, नज़्म और गज़ल में बहुत बड़ा फ़र्क है। तशरीह करते हुए आपको ख़याल रखना होगा कि नज़्म एक ही मज़मून, एक ही मौजू, एक ही उन्वान पर बहस करती है। पहले शेर के अंदर जो गुफ्तगू होती है आखिर तक वही कायम रहती है, मगर गज़ल का हर शेर अपने अंदर अलग मफाहीम रखता है, अलग मौजू रखता है। हर शेर का ख्याल दूसरे शेर से बिल्कुल जुदा होता है। गज़ल को तशरीह करते हुए आपको स्पेशली जो भी उस गज़ल की शायरा, उस गज़ल का शायर होगा, उसकी ज़िंदगी को ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है। आप यूँ समझें गज़ल जज्बात पर मबनी एक लिटरेचर है। यकीनन ये जज्बाती बयान होता है। इंसान के जो भी जज्बात होते हैं इंसान उन्हीं को अहाता कलम में लाकर गज़ल तहरीर करता है। तो जब गज़ल कही जाती है तो यकीनन जो भी शायर होता है उसके जज्बात ज़रूर उसमें छिपे हुए होते हैं, ज़रूर उसमें उनका अक्स होता है। लिहाजा जब भी गज़ल की तशरीह कर रहे होंगे आप, तो आपको शायर की ज़िंदगी, शायर की पसंद और नापसंद, शायर की ख़यालात और ख़याल से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले परवीन फ़ना सैयद साहिबा का तारुफ़ देखते हैं। गज़ल के माना आपको पता है, औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, औरतों की बातें करना, महबूब के लब रुखसार की गुफ्तगू, गज़ाल से निकला हुआ लफ्ज़, हर्न के गले से निकली हुई एक आह, ये गज़ल के माना है। ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर दर्दो कैफियत के कुछ मौज़ूआत भी मिलते हैं। आज हम जो गज़ल देख रहे हैं उसमें भी आपको इश्क और दर्द की गुफ्तगू ज़रूर मिलेगी। ख़वातीन शुअरा में परवीन फ़ना सैयद साहिबा की मुनफरद शनाख्त है। आप 3 सितंबर 1932 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद गिरामी सैयद नासिर हुसैन रज़वी जो हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल रहे हैं, और क़याम पाकिस्तान के वक्त आप गुरदासपुर में मुकीम थी, जहां हिंदू मुस्लिम फसादात ने आपको बहुत मुतासर किया। आपको पता है शायर बड़े हसास लोग होते हैं, लिटरेचर के लोग बड़े पोसेसिव होते हैं, इन चीज़ों को लेके अपने मुआशरे के उतार चढ़ाव से वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसी तरह से परवीन फ़ना सैयद साहिबा भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, और आपकी शायरी में वो चीज़ ज़रूर आपको नज़र भी आएगी। जहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात ने आपको मुतासर किया, वहाँ आप जो शौक़ रखती थी वो डॉक्टर बनना था, आपका एक शौक़ था। आपके घर की यूँ समझ लें एक बड़ी ख्वाहिश थी पूरी फैमिली की कि आप डॉक्टर बने, मगर आप दिमागी आर्जे में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने, तबीबों ने आपको मना कर दिया दिमागी मुशक्क़त से, जिस बिना पर आप डॉक्टर तो ना बन सके मगर अपनी कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्ल के लिए आपने बहुत खूबसूरत गज़लें छोड़ी, जिनके अंदर हमको बहुत सारी मालूमात मिलती है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का बयान मिलता है। आपकी सबसे जो ख़ास बात है वो जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब का
शागिर्द होना है। और अदा जाफरी साहिबा से भी इस्लाह ली आपने शायरी में। फैज़ अहमद साहब आपको पता है बज़ाते खुद बहुत बड़े शायर हैं, क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़े शायर की हैसियत भी फैज़ अहमद फैज़ साहब को हासिल है। तो आप उनकी शागिर्दा हैं, अगर आपने उनसे इस्लाह ली है तो इसी से आपके मकाम व मर्तबा को समझ सकते हैं हम कि परवीन फ़ना सैयद साहिबा भी कोई छोटे शायर नहीं हो सकते। तवील अलालत के बाद 21 अक्टूबर 2010 को कराची में आपने वफ़ात पाई। आपकी तसानीफ़ में हरफ वफ़ा, तमन्ना का दूसरा कदम, लहू सुर्ख है और यकीन शामिल है। आप इनमें से किसी भी किताब का मुताला ज़रूर करें। मैं तो कहूँगा आप तमाम किताबों को ज़रूर अपने मुताला में शामिल करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। हम गज़ल को डिस्कस करने से पहले तारुफ़ी लेक्चर में मकासद तदरीस को ज़रूर ज़हन में रखेंगे कि PTCB ने अगर ये सिलेबस में शामिल किया है तो क्यों किया है। फ़ना सैयद साहिबा के हम असरों का तारुफ जानना चाहेंगे आप, और PTCB का एक मकसद ये भी है कि आपको पता चले फ़ना सैयद साहिबा के दौर के अंदर दीगर शुअरा कौन कौन से थे और उन्होंने आपकी जो है ज़िंदगी पे क्या असर छोड़ा, आपकी शायरी में क्या रंग है, दूसरे जो आपके हम असर शुअरा हैं, इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखेंगे फ़ना सैयद साहिबा की गज़ल को तशरीह के एतबार से देखने से पहले। आपके फ़िक्र व ख़याल और उसलूब से आशनाई भी आपको करवाना एक मकसद है PTCB का। कलाम की पसंदीदगी की असल वजह क्या है, फ़ना सैयद साहिबा को इतना ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है, आपके कलाम में ऐसी क्या ख़ास बात है, इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर्स में हम इस पर भी बात करेंगे। काफ़िया बंदी, रदीफ़ और तराकीब से आगाही करवाना भी एक मकसद है। पंजाब टेक्स्ट बुक हमेशा ही मयारी किताबें बनाता है, तो लिहाजा इस दफ़ा भी किताब में जो फ़ना सैयद साहिबा को शामिल किया गया है उसके अंदर भी आपको काफ़िया बंदी, रदीफ़ और तराकीब से आगाही का भी एक मकसद रखा गया है। इंशाअल्लाह हम आइंदा लेक्चर्स में जब गज़ल की तशरीह कर रहे होंगे तो इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर मुदल्लल बहस करेंगे। इनकी गज़ल का पहला शेर है कि काश तोहफ़ा में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर्स में हम इसके ऊपर तशरीही निकात के एतबार से बहस करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मुकम्मल तशरीह आप अगर जल्द से जल्द पढ़ना चाहते हैं तो यूनिक नोट्स अपने किसी भी करीबी बुक स्टॉल से ज़रूर लें। इसके अंदर हर पहलू से ही वजाहत कर दी गई है। बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक नोट्स जो है वो तैयार किए हैं और यूनिक के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा मयारी कुतब मुताला करने के लिए मिलती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जो है वो यूनिक नोट से तैयारी करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात बताता चलूं प्यारे बच्चों, आपको गज़ल और नज़्म की तशरीह करते हुए जो फ़र्क मद्देनज़र रखना है वो ये है कि जब हम नज़्म की तशरीह कर रहे होते हैं तो एक शेर अगर पेपर में आ गया है तो बाकी नज़्म को भी मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन गज़ल चूँकि हर शेर अलग ख़याल, अलग मौजू पे मबनी होता है, इसलिए आपको जिस शेर की तशरीह करनी है उसी शेर के ख़याल की वजाहत करना होती है। बाकी शेरों को आपने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना होता। हाँ, अलबत्ता आपको शायर की निजी ज़िंदगी, उनके ख़याल और उनके तबीयत के मुताबिक ही शेर को एक्सप्लेन करना होता है। मैं साथ साथ पेपर के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूँ। आपको 9th क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो कंटेंट की डिमांड ज़्यादा है, मगर जो तशरीह की लेंथ होगी ना, आपको पता होना चाहिए जो आपको पेपर में शीट मिलेगी उसको आपने सबसे पहले खूबसूरत करके सवाल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद हवाला गज़ल में शायरा का नाम आ जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा मालूमात है, माखज़ और सिर्फ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको शेर लिखने के बाद आपको उसका मफ़हूम 1 से 2 सत्रों के अंदर जिससे ख्याल वाज़े हो जाए, उसके बाद तशरीह की हेडिंग दें। पहला शेर जब आप तशरीह कर रहे हो तो उसके अंदर शायरा का या शायर का तारुफ 3 से 6 सतूर में देना बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आपको तशरीह करना है। किसी भी शेर के कितने ख्याल बन सकते हैं उन सब के ऊपर थोड़ी थोड़ी बहस करें। एक हवाला लाजमी दे जो मुतल्लिका हवाला हो।
रेलिवेंट कोटेशन हो, इररेलिवेंट ना हो। गैर जुबान हवाला भी दिया जा सकता है मगर फिर उसका तर्जमा लिखना जरूरी है। तो उसकी लेंथ होगी 1 से 1.5 सफ़ा। अगर 9th क्लास में आप तशरीह कर रहे हैं तो कोशिश करें 14 सतूर से कम कभी भी तशरीह ना करें, पैराग्राफ की शक्ल में करें और अहम निकात को लाजमी एड्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़े तक आप एक शेर की तशरीह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बोर्ड के अंदर पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मत भूलिए कि मयारी कुतब में सर-ए-फ़हरिस्त यूनिक नोट्स हैं। अगर आप जल्द से जल्द अपने मुताले को मुफीद करना चाहते हैं तो मार्केट से ख़रीद लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमेशा की तरह यूनिक नोट्स मार्केट में आ चुके हैं। आप इनको ख़रीदें, तालीम के लिए अपना जो है वो वक्त सर्फ करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगले लेक्चर्स में नई बात के साथ नया जो है हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।